नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने चैनल का पहला लेक्चर में डाल रहा हूँ जो कि 8th क्लास के विज्ञान यानी कि साइंस की बुक का हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ने को जा रहे हैं, जो कि है सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कोशिका, इंग्लिश में कहते हैं सेल। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इस चीज़ को अगर अच्छे से समझ गए तो आगे की बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, चलिए, तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं आपको बायोलॉजी बताने का, ठीक है, बायोलॉजी बताने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हम साइंस को पढ़ते क्यों हैं, साइंस क्या है। ठीक है ना, हर एक बच्चे को ये दिमाग में आना चाहिए कि ठीक है, सिलेबस में हमारे साइंस है तो क्यों है, क्या कारण है, क्या वजह है उस चीज़ का, हम क्यों पढ़ें साइंस को। तो देखो बच्चों, साइंस का मतलब होता है, साइंस को हिंदी में बोला जाता है विज्ञान। क्या बोला जाता है? विज्ञान। विज्ञान का अगर देखोगे मेरे हिसाब से मतलब, तो उसका मतलब है विशेष ज्ञान, यानी कि किसी भी एक चीज़ के बारे में, चाहे आप दुनिया की कोई भी चीज़ उठा लो, एक होती है उसके बारे में जनरल सी नॉलेज, और एक होती है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि आपके टेबल पे आप जहाँ पढ़ते हो या जो भी बेंच पे आप पढ़ते हो, वहाँ जब आप पढ़ रहे हो तो अपने एक पेन को रखा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा जो होगा वो इंसान वो क्या कहेगा कि एक ये पेन है। ठीक है, लेकिन जो एक साइंस वाला स्टूडेंट होगा, जो साइंस से सोचेगा, वो सबसे पहले क्या देखेगा कि ठीक है, ये जो पेन है, पेन जो है कैसे लिख पाता है, कैपिलैरिटी से, ये कुछ एक प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी वजह से लिख पाता है। इसके अंदर इंक होते हैं, इंक में कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, वो इंक वो कैसे बना। ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में डीप नॉलेज। अब देखो, कोई भी एक जनरल कोई भी इंसान रहेगा, उसको पेन से क्या सिर्फ लिखने से मतलब है ना, वो ये थोड़ी देखेगा कि ये लिख कैसे लेता है, इसमें कोहेजन और भी अलग अलग तरह के फोर्सेस होते हैं जिसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे। ठीक है ना, एडेसिव, कोहेजन। ओके, तो अब वो ये थोड़ी जानेगा कि उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन से केमिकल इंक में क्या है, उसके अंदर क्या मटेरियल है ना, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। उनका सामान्य ज्ञान क्या है, वो एक पेन है, ब्लू पेन है, रेड पेन है, या लेकिन जो साइंस है, साइंस में हम उसी चीज़ में हम क्या पढ़ते हैं कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। राइट, तो विज्ञान का मतलब कोई भी एक वस्तु जिसके बारे में भी आप पढ़ोगे ना, उसके बारे में कुछ एक एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे जो कि एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण इंसान के सामान्य ज्ञान से हट करके है बिल्कुल। ठीक है, तो विज्ञान मतलब किसी भी एक चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान, साइंस मतलब किसी भी एक चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ ऐसा जो कि स्पेशल हो, जो उससे अलग हो, लोग उसको जो नहीं समझते हो आसानी से। ठीक है ना, ठीक है, तो विज्ञान का ये मतलब होता है। अब विज्ञान यानी कि साइंस में तीन उसका हम पार्ट निकालते हैं। एक होता है फिजिक्स, एक होता है बायोलॉजी, और एक क्या होता है, केमिस्ट्री। अब देखो, जब साइंटिस्ट लोगों ने पूरा जब वर्ल्ड की सारी चीज़ों को जब उन्होंने एक कैटेगरी में लाना चाहा, तो उन्होंने ये पाया कि जो अगर हम कोई भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा कुछ स्पेशल नॉलेज लेना चाहते हैं तो उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है फिजिक्स यानी कि भौतिकी, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। कोई भी एक वस्तु है, ठीक है ना, उनमें ये 3 चीज़ आपको दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, आप सभी लोगों ने अगर सुना है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आगे चल करके आप सुनेंगे कि एक न्यूटन थे, उनके ऊपर एक एप्पल गिरा था, कुछ एक करके ऐसा किस्सा था, जिसके बाद उन्होंने गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी। 9th क्लास में आप पढ़ोगे ग्रेविटेशन को, उनके ऊपर जा करके एप्पल गिरा था, सेब गिरा था। ठीक है, अब देखो फिजिक्स में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, उन सब चीज़ों को फिजिक्स में आप पढ़ोगे, उस सब प्रिंसिपल्स को पढ़ोगे जो आपको ना नेकेड आई यानी कि नंगी आंखों से दिख रहा है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे है, बट हाँ आप उस चीज़ को अपनी आंखों से देख सकते हो। राइट, जो भी फिजिकल हैं, जो भी फिजिकल बोलते हैं ना, फिजिकल जो हमारे सामने रखी हुई चीज़ें, पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें दिख रही है उसको किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। ठीक है, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। राइट, उसके अंदर के जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, लिविंग नॉन लिविंग जो होंगे, उनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर कैसी संरचनाएं अंदर कैसी बनी हुई है। और केमिस्ट्री को क्या पढ़ते हैं, उन्हीं में कौन से केमिकल हैं, क्या है। ठीक है ना, राइट, जैसे कि मान लो सेब है, तो सेब में एक खट्टापन आता है, वो कौन से एसिड यानी कि अम्ल की वजह से होता है, उसके बारे में। वो जो आपको जब आप सेब खाते होगे तो एक लिक्विड सा चीज़ मिलता होगा, मतलब पानी जैसा, तो वो क्या है, वो सारे एसिड्स, अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं, तो उसके बारे में जानना क्या हो गया,
केमिस्ट्री को पढ़ना हो गया। फिजिक्स, एप्पल का ऊपर से नीचे गिरना, ये फिजिक्स हो, क्योंकि आप इसको अनंगी आंखों से देख सकते हो, ठीक है। और बायोलॉजी उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो मेनली साइंस को हमने 3 चीज़ में डिवाइड करा है, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अब यहीं पे हम आज क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है, 8th क्लास की बायोलॉजी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो 8th क्लास की जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है फर्स्ट, वो है सेल, ठीक है ना। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक है। अब इससे पहले कि हम सेल को बताएं, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जब अपने सामने बनी हुई दीवार को देखते हो, जैसे आपके जहाँ घर में आप रह रहे हो, रूम में, जहाँ भी हो गया, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी हो गया आप, तो वहाँ दीवार होगा। वो दीवार किस चीज़ से बना हुआ है? वो दीवार किन सब चीज़ों से बना हुआ होता है? वो दीवार बना हुआ होता है, वो दीवार बनता है, देखो ये एक दीवार है ना। आपने अगर कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा तो उसमें क्या लगाते हैं? एक पूरी दीवार किन चीज़ों से बनी रहती है? एक छोटे छोटे ईंटों को मिला करके जोड़ा जाता है, तब जा करके एक पूरी दीवार खड़ी होती है, राइट। यानी कि अगर मैं पूछूं कि दीवार किस चीज़ से मिल करके बना है, तो आप सीधा क्या कहोगे? ईंट से मिल करके बना है। सिंपल सीधी सी चीज़ है, राइट, ईंट से मिल करके बना हुआ है। अब देखो, अब मैं पूछूं ईंट किससे मिल करके बना हुआ है, तो आप बोलोगे कि उसमें रेत होगी, पानी होगा और क्ले, मिट्टी भी होगी, ठीक है। अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाए होंगे, उनसे ईंट बना। ईंट को जोड़ करके हमने क्या बना दिया? सेल बना दिया, ठीक है, सॉरी, दीवार बना दिया। यही सेम चीज़ हम लोगों के ऊपर भी आती है, ठीक है। पूरे दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उसमें क्या है? सेल्स होंगे, राइट। उसमें क्या होंगे? सेल्स होंगे। अब सेल्स क्या होंगे? सेल्स किसको बोलेंगे? जैसे कि इस दीवार में हम ईंट को, दीवार में एक छोटा सा जो इकाई था जिसको जोड़ कर हमने पूरा दीवार बनाया, वैसे ही हमारे शरीर में, जैसे मान लो आपका हाथ है, हाथ के ऊपर चमड़ा है ना, वो जो चमड़ा है उसको आप समझो दीवार। अब उस दीवार को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंट लगाए होंगे एक साथ में, तो वो जो छोटे छोटे ईंट हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। यानी कि सेल को क्या बोल सकते हैं? ईंट क्या हुआ? दीवार का सबसे न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी इकाई, और सबसे उसकी जो संरचना है, जो जैसे दीवार बना हुआ उसकी संरचनात्मक इकाई हो गई ना, संरचना की सबसे छोटी इकाई, इंग्लिश में बोलें तो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट हो गया। यूनिट मतलब उसके जो बिल्कुल उसके बिना, मतलब सबसे सूक्ष्मतम, सबसे बेसिक चीज़ होगी, बेसिक जिन सब चीज़ों से मिलकर के बना है। तो एक जैसे मान लो ये हथेली है, तो हथेली में बहुत सारे क्या होंगे? सेल्स होंगे, राइट। ये हथेली को मैंने क्या बताया कि इसको अब मानो दीवार, ये छोटे छोटे हैं ईंट, ईंट यानी कि सेल। कई सारे सेल जब मिले तब जा कर के ये पूरे हथेली का चमड़ा यहाँ पर बन पाया। अभी मैंने क्या बताया था कि ईंट भी जो वो किन्हीं चीज़ों से, उसके अंदर भी कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ उसके अंदर पदार्थ मौजूद होते हैं। उसी प्रकार सेल के अंदर भी कुछ पदार्थ मौजूद होते हैं, ठीक है। तो सेल यानी कि वो छोटी सी छोटी यूनिट जिसको कि रेप्लिकेट करके, यानी कि एक से ज़्यादा बारी उसको चीज़ पैदा करके हमने किसी एक ऑर्गन, किसी एक स्किन या कोई एक चीज़ का हमने निर्माण किया है, ठीक है। तो आपको सेल अगर समझना है तो सिंपल सीधा सा चीज़ क्या है कि उसको आप ईंट वाले दीवार के ईंट से कंपेयर कर दो, राइट। दीवार के ईंट से कंपेयर कर दो। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ क्या आती है कि सेल क्या है? सेल है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेल किस में होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा, राइट, ओके। अब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सेल जो होगा, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि टपका होगा अपने आप आराम से, ऊपर से टपका तो नहीं होगा। किसी ने इसको क्या किया होगा? डिस्कवर किया होगा, राइट। किसी ने डिस्कवर और इन्वेंशन, एक होती है डिस्कवरी, एक होती है इन्वेंशन, ये याद रखना। डिस्कवरी उन चीज़ों की होती है जो मौजूद हैं बट अभी तक दिखे नहीं हैं, और इन्वेंशन उनकी होती है जो है ही नहीं बट बिल्कुल एकदम नया है, इसके पहले वो था ही नहीं। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। डिस्कवरी का मतलब जैसे कि क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, तत्वों के डिस्कवरी हुई कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, इन सब चीज़ों का क्या हुआ? डिस्कवरी हुआ। क्यों? क्योंकि ये धरती के अंदर दबे हुए थे। जैसे सोना है, सोना की डिस्कवरी हुई, क्यों? खोज हुई, क्योंकि वो दबे हुए थे ज़मीन के अंदर, मतलब वो मौजूद थे बट हम लोगों को दिख नहीं रहे थे। किसी एक दिन दिख गया तो उसको हमने क्या बोल दिया कि हाँ, सोने की डिस्कवरी हो गई। लेकिन किसी ने अगर
एक नई चीज़ बना दी है जो थी ही नहीं आज तक के पूरे इसमें यूनिवर्स में, वो चीज़ ही नहीं थी, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्वेंशन बोलेंगे। करेक्ट, ठीक है। तो अब आते हैं डिस्कवरी पे। तो डिस्कवरी किसने की थी सेल की, मतलब सबसे पहली बारी सेल को किसने देखा था? सबसे पहली बारी सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा था। और किस में देखा था? कॉर्क ऑफ द, जो होता है ना पेड़ के ऊपर जो कॉर्क होती हैं, अभी मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा। कॉर्क क्या होता है, उसको उन्होंने स्लाइसेस लिया था, मतलब कि उसके पीस, छोटे छोटे टुकड़े लिए। उसको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर किस प्रकार की रचनाएं आ रही हैं। जैसे उन्होंने एक कॉर्क लिया, अभी मैं दिखाता हूँ कॉर्क क्या है। उन्होंने क्या देखा कि एक छोटे 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 छोटे, जब उसको बहुत माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल हम उन चीज़ों को देखने में करते हैं जिसको आप अपने आँखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से, यानी कि नंगी आँखों से आप नहीं देख सकते। जब उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और देखा तो उन्होंने क्या पाया? कुछ इस प्रकार की संरचना थी, ठीक है ना, इस प्रकार की संरचना थी, स्ट्रक्चर था। ठीक वैसे ही जैसे कि एक दीवार का अगर आप प्लास्टर हटा दोगे तो उसमें जो ईंट दिखेगी, एग्जैक्टली वही दिखा था उनको, ठीक है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉर्क क्या होता है। राइट, देखो, ये देखो बेटा, जब आपने कभी पेड़ देखा होगा ना, तो पेड़ में ये होती हैं छालें, बार्क बोला जाता है। ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, इसको बोलते हैं छालें। ये देखो, ये हैं छालें। करेक्ट, एक तो आपने इस प्रकार का छाल देखा होगा नीम के, बरगद के, इन सब के पेड़ में। अब आते हैं कॉर्क में। ये देखो, आपने इस टाइप का भी कुछ देखा होगा, उनके ऊपर वाइट वाइट से पैचेस, धब्बे हो जाते हैं। राइट, उसके ऊपर ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कॉर्क। यही है वो कॉर्क जिसको कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में ले करके जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया, क्या पाया? कि वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार के आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे, है ना। एक इतना सा पोर्शन लिया और देखा तो एकदम छोटे 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 जगह बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि वो देखा आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, एग्जैक्टली वैसा ही उनको वो पूरा स्ट्रक्चर दिखा, ठीक है। सेल का जो असली मीनिंग होता है वो क्या होती है? बॉक्स होता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बॉक्सेस देखे ना वहाँ पे, बॉक्स मतलब खाली जगह, ऐसे दिखा कि उनको यहाँ पर कुछ गोल 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 खाली जगह है, बिल्कुल जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। तो उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया कि ये, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सेल, सेल नाम उसका पड़ गया। करेक्ट, तो ये थी इसकी डिस्कवरी। तो आपसे इसमें क्या प्रश्न पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। किस में की थी? तो स्लाइसेस ऑफ द कॉर्क, ठीक है ना, स्लाइसेस ऑफ द कॉर्क। कॉर्क मैंने आपको बता दिया क्या होती है, वो जो पेड़ पौधा के ऊपर जो वाइट वाइट से निकलते हैं, ठीक है ना, वैसे पैचेस निकलते हैं। और जब उन्होंने देखा उसको माइक्रोस्कोप से तो कैसा उनको व्यू दिखा? एक हनी कॉम, मतलब कि जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उस प्रकार का उनको दिखा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो कॉर्क होता है ये डेड सेल्स होते हैं। जैसे कि डेड सेल और मतलब डेड सेल एंड लाइव सेल्स, है ना, जो जिंदा है ना, लिविंग सेल्स, दोनों में क्या फ़र्क होगा? आपका कभी हाथ पे अगर आप देखोगे आपके चमड़े ना उखड़ते हैं थोड़े दिनों के बाद, हथेली के इधर बगल के, राइट, ऐसा होता है ना। तो वो जो चमड़े जो उखड़ते हैं ना, वो डेड सेल हो गए, वो मर गए, तो उसको शरीर क्या करता है? निकाल देता है और नए चमड़े आ जाते हैं, वो लिविंग सेल्स हैं। डेड सेल्स होते हैं वो उखड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार पेड़ पर भी जो वो जो कॉर्क आया था, ये जो कॉर्क आया, ये जो कॉर्क आया, ये क्या है? ये डेड सेल्स हैं, राइट, ये डेड सेल्स हैं। बट यहाँ पर ये एक वुड है, ये वाला एरिया क्या है पूरा, ये जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये पूरा वुड है, ये कॉर्क है। यहाँ पर डेड सेल मिलेगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ लिविंग सेल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक पेड़ के उसका पार्ट है। करेक्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था, तो मैंने डिस्कवरी बता दिया आपको। और ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि सेल जो है वो क्या है, तो आप सीधा बताओगे इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक किसी भी सजीव जीव का, ठीक है ना, एक बहुत ही सामान्य सूक्ष्मतम इकाई, सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है, ठीक है ना। आप हिंदी में इसको ऐसे ही बोलोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बच्ची क्या क्वेश्चन पूछ रही है, अ हेंस एग कैन बी सीन ईजिली, इट इज़ अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना, करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। एक हैन का जो वो है वो क्या है, सेल है कि क्या है, या पूरा ऑर्गेनिज्म है, देखते हैं। ओके,
अब आ जाते हैं बेटा कि कितने सेल होंगे। अब जैसे कि ये कॉर्क था ना, यहाँ पे कितना सेल होगा इसमें, तो बहुत सारा सेल होता है, मतलब आप गिन नहीं पाओगे इतने सेल्स होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, अ बिलियन इज सॉरी इट इज़ अबाउट मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस होते हैं सेल्स, ठीक है ना। आपके हथेली पर अरबों खरबों होते हैं सेल्स, ठीक है। क्योंकि अब देखो एक दीवार बनाने के लिए ईंट कितनी बड़ी होती है, आप कहोगे कि ईंट को गिनो तो एक दीवार में आपको 100 सवा 100 पता नहीं कितने 200 250 ईंट मिल जाएंगे, है ना। तो वैसे हथेली में बिल्कुल जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, कोशिकाएं होती हैं बहुत छोटी होती हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा उनका क्वांटिटी मात्रा उनकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ट्रिलियंस में, अरबों खरबों में होती है, गिन नहीं सकते हम उस चीज़ को, ठीक। ओके, अब देखो तो हमने सबसे पहली चीज़ क्या कर लिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो किस चीज़ से बना होता है, सेल्स से बना होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल। अभी मैंने सेल को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब हम पढ़ते हैं सेल। सेल मैंने बता दिया, उसका डेफिनेशन भी बता दिया आपको। देखो सेल जो होती हैं वो दो टाइप्स की होंगी, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है ना, एंड जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किस चीज़ से बने होंगे। ऑर्गेनिज्म होंगे दो टाइप के होंगे, मल्टी सेल्यूलर और एक होगा यूनी सेल्यूलर। देखो बेटा मल्टी सेल्यूलर मल्टी का मीन्स होता है बहुत, और इसका मतलब हो गया कोशिका यानी कि सेल, यानी कि ऐसी कोशिका, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि एक नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल मौजूद होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके करेक्ट। अब एक और मैंने क्या बताया, यूनी सेल्यूलर, राइट। अब एक और मैंने क्या बताया, यूनी सेल्यूलर, यानी कि UNI यूनी सेल्यूलर। बेटा जैसे मल्टी सेल्यूलर, मल्टी वर्ड को बहुत के लिए यूज़ किया जाता है ना, वैसे एक को ना साइंस में हम यूनी बोलते हैं, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, यूनी बोलते हैं। तो कितने तरीके के सेल होंगे, सेल होंगे दो तरीके के, एक हो गया मल्टी सेल्यूलर, एक हो गया यूनी सेल्यूलर, ठीक है। ओके, अब देखो मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल क्या है, हम लोग खुद में, हम लोगों में बहुत सारा सेल है, ठीक है। और यूनी सेल्यूलर के एग्जांपल्स क्या होती हैं, ये देखो आप, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये यूनी सेल्यूलर, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना ये पूरा, ये एक ही सेल का बना हुआ है, इसमें दो नहीं है, एक ही सेल है, ठीक है। इसमें एक सेल है, उसी सेल के अंदर से ये जो भी इसको करना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना पीना खाते हैं, जो भी है अपना घूमते हैं इधर से उधर, तो ये लोग भी यूनी सेल्यूलर होते हैं, बट ये लोग घूम भी सकते हैं, खाना भी ये लोग खाते हैं, एक ही सेल के होते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा ये सेल के नहीं होते हैं। ओके, तो मैंने अभी आपको इस वाली स्लाइड में मैंने आपको क्या समझा दिया कि इससे पहले मैंने सेल के बारे में बताया था, सेल के जो होते हैं कितने नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बहुत सारे सेल्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में एक सेल होते हैं, कई सारे में एक से कई ज़्यादा होते हैं। तो जिनमें एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर, और जिनमें बहुत एक से ज़्यादा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। ओके ठीक है, अब देखो अभी मैंने क्या बताया आपको कि ये जो है ये एक क्या है, सिंगल सेल का है ना, सिंगल सेल यानी कि यूनिसेल्यूलर है, बट ये यूनिसेल्यूलर होते हुए भी ये क्या करेगा, वो सारे वर्क परफॉर्म करेगा जो एक मल्टी सेल्यूलर करता है, कुछ चीज़ों को छोड़ करके ऑलमोस्ट सारे वो चीज़ें कर लेता है, ठीक है। फूड को अपने अंदर खाना, एक्सक्रीट करना, ये सारा चीज़ ये लोग कर लेता है बहुत ईजिली से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखो, अब हम एक बात करेंगे एक टॉपिक पे, शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल यानी कि आकार। बेटा मैं आप लोगों से, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आजकल चूँकि ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, बच्चों ने रीडिंग लगाना छोड़ दिया है, तो अभी आप लोग बहुत स्टार्टिंग क्लास में हो, आप लोगों के लिए रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को रीडिंग लगानी चाहिए, ठीक है। रीडिंग लगाने से क्या होगा ना कि आपको एक हैबिट आएगा पढ़ने का, पढ़ करके समझने का, वो एक बहुत बेनिफिशियल होता है एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो मैं जो आपको जो जो चीज़ यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, उस चीज़ को आप एग्जैक्टली आप अपने किताब में, अपने बुक में आप क्या करोगे, पढ़ कर के एक बारी देखोगे, फिर उसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, अब आ जाते हैं हम शेप ऑफ सेल में, ठीक है। देखो शेप ऑफ सेल जो होते हैं ना, वो डिफरेंट अलग अलग तरीके के शेप होते हैं कई चीज़ों के, ठीक है। कुछ होते हैं जो कि अपना शेप, कुछ उनका फिक्स शेप ही नहीं होता है,
राइट। कुछ का होंगे कि फिक्स्ड शेप होंगे, कुछ का होगा कि फिक्स्ड शेप नहीं होगा, ठीक है। तो जिनके फिक्स्ड शेप नहीं होते हैं उनको हम एक टर्म बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। Amoeba has no definite shape. Unlike other organisms, it keeps on changing its shapes. Observe the projection of varying length protruding out of this body. This is called observe the मीन्स देखो स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है ना फॉल्स। स्यूडो वर्ड जो होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि यूनी का मतलब होता है वन, स्यूडो का वैसे ही मतलब होता है फॉल्स। पोडिया मीन्स दिया हुआ है कि इसका मतलब होता है फीट। यानी कि आपको जो वो आकृति दिख रही है ना, जैसे कि अभी हम इसमें देख रहे थे, आप ये देखो, ये जो आपका जो शेप दिख रहा है ना, ये जो आगे की तरफ ऐसे बढ़ा रहा है, ये कोई फूड को खाने के लिए इसने ऐसा किया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि इसका ऐसा ही शेप हो, फिर ये बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये सही चीज़, ये एग्जैक्ट ट्रू नहीं है, ये फॉल्स चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उस प्रोसेस को, तो ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है ना। तो ये जो है ना क्या करता है, ये अपना शेप को चेंज करता है। अमीबा जो होता है ना, अमीबा क्या यूनिसेल्युलर है ना, ये अपने शेप को चेंज करता है। कोई भी चीज़, जैसे मान लो कोई चीज़ को खाना है, उसके लिए अपने शेप को चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, ओके, ठीक है। These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. जैसे वो मूव करेगा वो चेंज होते रहेगा, इसलिए यहाँ पे pseudo means false का यूज़ किया गया। हमारे ह्यूमन बींग्स में जैसे आप ब्लड्स पढ़ते हो ना, ब्लड में भी सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है ना। पूरा शरीर सेल से ही बना हुआ है। हर एक जगह पे अलग अलग आपको तरीके के सेल मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे खून होता है ना, खून में ये पाया जाता है, पूरे बॉडी में फ्लो करता है, ठीक है, पूरी बॉडी में फ्लो करता है रेड ब्लड सेल्स। देखो रेड ब्लड सेल्स को अगर आप ब्लड में अगर आप इमेजिन करना चाहते हो तो मैं इस तरीके से बताऊंगा कि जैसे आप चाय आपने देखा होगा ना बनते हुए, चाय बनता है तो उसके बाद क्या करते हैं, छानते हैं ना, उसको छानना नहीं है, चाय है लिक्विड है, उसके अंदर चाय पत्ती घुली हुई है, राइट, वो ऐसे तैर रही है ना। उसी प्रकार से ब्लड जो है उसमें एक होता है प्लाज्मा और होते हैं एक ये सेल्स। तो प्लाज्मा वही जो चाय में जो चाय वाला पोर्शन होता है और एक पत्ती वाला जो चाय होती है वो जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है ब्लड में, और वो जो चाय पत्ती है वो सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर। तो ब्लड में दो तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, प्लाज्मा और सेल्स। तो सेल्स जो होती हैं वो एग्जैक्टली चाय पत्ती की तरह होते हैं। मान लो चाय आपने बना लिया है, चाय पत्ती नहीं छाना है, उसको आप किसी एक पाइप से अगर निकालोगे, ठीक है ना, तो उसके साथ साथ क्या चाय पत्ती भी बहेगी ना, वो जो चाय जो बनी हुई है। उसी प्रकार से ब्लड के साथ साथ वो सेल्स भी फ्लो होते रहते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो देखो, तो इसी प्रकार से ब्लड में ये सेल्स पाए जाते हैं। अब ये वाला सेल देखो आप, इसको बोलते हैं हम नर्व सेल, ठीक है। ये आपको ब्रेन में मिलेगा, ये आपको ब्रेन में एक से दूसरे को कनेक्ट करने के लिए तो कई सारे सेल्स पाए जाते हैं। ये वाला सेल देखो, ये मसल्स में मिलेंगे। तो आपको दिख रहा है इन सभी का शेप एंड साइज़ अलग अलग है, राइट। ये किस में, हम लोगों में पाया गया। यूनिसेलुलर जो अमीबा था उसमें कोई उसका एक फिक्स्ड शेप नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। तो अब आ जाते हैं इस बात पे कि साइज कितना होता है सेल का। अगर आपसे पूछें कि उसका साइज़ कितना होगा, आकार कितना होगा उसका, है ना, उसका आकार कितना होगा, तो अब देखो कितना छोटा होता है हमारा सेल। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है ना बेटा, स्मॉलेस्ट सेल 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। देखो माइक्रोमीटर मतलब, देखो 1 मीटर आपने देखा होगा, ठीक है। माइक्रोमीटर मतलब 1/, माइक्रो जहाँ वर्ड आता है वहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर -6 को बोला जाता है माइक्रो, ठीक है। 10 की पावर -6 को बोला जाता है क्या, माइक्रो। देखो ये एक था मीटर बटे
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 लाख। अब आप एक काम करोगे कि 1 मीटर का आप कोई एक रस्सी ले लेना, उस एक रस्सी को 1 लाख बराबर हिस्सों में काटना। कितना छोटा 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 काटना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो 1 लाख बराबर हिस्सों में काटना, सॉरी 0.1 है ना, 0.1 है तो 1 0 यहाँ पर और आ जाएगा। 10 लाख बराबर हिस्सों में, 10 लाख बराबर हिस्सों में आप 1 मीटर रस्सी को काटना। आपको जो एक जो उसका जो मिलेगा टुकड़ा वो होगा सेल के साइज का। आप सोचो कितना छोटा होता है वो, करेक्ट, कितना छोटा होगा। द लार्जेस्ट सेल, अब देखो जो स्मॉलेस्ट था ये कितना था, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो मुर्गी का जो अंडा है वो क्या है, सेल है या क्या है, तो वो एक बेटा सेल है। अब देखो जो लार्जेस्ट सेल होता है ना वो पाया गया है ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसको लार्जेस्ट सेल में, सबसे पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो सेल है, ठीक है, वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसकी की डायमेंशंस क्या होती हैं 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। ओके, 170 मतलब कि ऐसे और ऐसे, मतलब उसकी जो लंबाई और ऊंचाई या चौड़ाई जो भी आप बोल लो। तो ये हो गया साइज। साइज मतलब बहुत छोटा होता है। ओके, द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द बॉडी ऑफ द, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट है उसके पूरे बॉडी का आकार बड़ा है तो उसमें जो हो गए क्या कहते हैं सेल का जो साइज होगा, सेल का साइज वो छोटा होगा या बड़ा होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बस क्या फ़र्क पड़ता है कि किस ऑर्गन के लिए वो सेल है, उसके हिसाब से अलग अलग सेल्स होते हैं। तो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साइज ऑफ दी बॉडी के ऊपर, या एनिमल या कोई भी प्लांट, ठीक है ना, एनिमल और प्लांट कोई भी एक बॉडी के ऊपर उसके साइज के, उस जो एनिमल है या प्लांट है या कोई और ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, ठीक है ना, उसकी जो शेप ऑफ दी बॉडी है उसके ऊपर साइज ऑफ दी सेल निर्भर यानी कि डिपेंड नहीं करता है। ओके, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो सेल का स्ट्रक्चर मतलब हिंदी में मैं बोलूँ तो कोशिका की संरचना कैसी है और क्या फंक्शन मतलब कार्य क्या होता है, कैसे कार्य होता है उसका, ठीक है ना, ठीक है, कार्य कैसे होता है। पूरे शरीर में, हमारे पूरे प्लांट में, पूरे पेड़ में, पौधों में, सब जगह सेल 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 भरे हुए हैं, ठीक है। ओके, अभी मैंने आपसे पूछा था कि दीवार जो है वो किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है, राइट, दीवार किस चीज़ के मिल के बना हुआ है, तो ईंट से। अगर मैं बोलूँ कि दीवार जो है वो किससे मिल के बना है, ईंट से, और मैं पूछूँ कमरा यानी कि रूम वो किससे मिल करके बना है, तो 4 दीवार से, है ना, और कमरा, और मैं बोलूँ कि घर तो कई कमरों से, है ना, कई कमरों से मिल करके बना हुआ है। तो आप इस हायरार्की को समझ पा रहे हो। उसी जैसे कि देखो दीवार बनाने के लिए, दीवार किन चीज़ से मिलकर बना है, ईंट। ऐसी ही कई सारी दीवारें अगर एक के साथ एक खड़ी हो गई तो उसको हमने क्या बोल दिया, कमरा। और ऐसे ही कई कमरे अगर खड़े हो गए तो उसको हमने क्या बोल दिया, मकान या फिर घर। तो अब बेटा वैसे ही जब एक छोटा सा था सेल, यानी अभी मैंने क्या बताया कि दीवार जो किससे मिलके बना है, ईंट, यानी कि कई सारे जब ईंट मिले तो क्या बन गया, ईंट मिले कई सारे तो क्या बना, ईंट मिले कई सारे तो क्या बना, दीवार। दीवार मिले कई सारे तो क्या बना, कमरा। और कमरा मिले कई सारे तो क्या बना, घर यानी कि मकान, राइट। और उसी प्रकार से आप देखना इस हायरार्की को आप याद रखना, ठीक है, इस तो आपको समझने में सहूलियत होगा। ओके, अच्छा यहाँ मैंने इंग्लिश मीडियम का बुक का वो रखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, हिंदी में समझा रहा हूँ, समझ आ जाएगी। आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों या इंग्लिश मीडियम के हों, दोनों के लिए है। और साइंस में तो बेटा टर्म्स जो होती है ना वो हिंदी में ही ठीक रहती हैं, सॉरी इंग्लिश में ही ठीक रहती हैं, करेक्ट। ओके, तो उसी प्रकार से देखो सबसे छोटी जो इकाई थी, सबसे छोटा जो यूनिट था वो क्या था हमारा, सेल। जब कई सारा सेल मिल जाएगा
ठीक है ना। जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर एक जगह ले लेते हैं बॉडी में, प्लांट में, कहीं पे, यहाँ पे कई सारे सेल हो गए। ठीक है, जब कई सारे सेल हो गए तो इसको हम कह देते हैं टिश्यू। कई सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, ऑर्गन। और कई ऑर्गन मिल जाएंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। जैसे कि देखो छोटे छोटे सेल थे, छोटे, जैसे मान लो कि अब आँख का भी एक सेल होता है, ऐसे कई सारे सेल बने तो आँख टिश्यू बन गया। कई टिश्यू मिले तो ऑर्गन, ऑर्गन यानी कि आँख बन गया। अब ऐसे ही कई सारे और ऑर्गन मिले तो वो क्या बन गया, पूरा मेरा शरीर बन गया। आँख मिल गया, नाक मिल गया, कान मिल गया, मुंह मिल गया, ऐसे फेफड़े, पेट, सब चीज़ मिल गया तो क्या बन गया, पूरा मेरा शरीर बन गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो टिश्यू आपको समझ आ गया ना। टिश्यू कुछ नहीं है, टिश्यू इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के जगह पे एक ही तरीके के सेल्स। ठीक है, ये याद रखना। जो सारे ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स होंगे ना, जैसे कि यहाँ पर जो ये ग्रुपिंग थी, ये सारे सेल्स क्या होंगे, ये बिल्कुल एक जैसे होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। देखो अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने जो बात किया है वो बस बाहरी था, अब हम अंदर की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बताया था, ईंट के अंदर क्या क्या मौजूद है, रेत मौजूद है, रेत है, पानी है, मिट्टी है ना, इन सब चीज़ों से मिलके बना है। तो अगर आप एक सेल को देखोगे तो सेल के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। सेल भी किन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है या उनके अंदर कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ठीक है, तो ये देखो, ये है बेटा हमारा सेल। अब हम लोग इसके अंदर झांकने आएंगे ना, तो जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, हमें सबसे पहले ये दीवार दिखेगी, है ना, ये जो इसके बाहर में है। तो ये जो बाहर वाली जो आउटर साइड की जो दीवार है, इसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं झिल्ली, कोशिका झिल्ली। झिल्ली मतलब एक परत। जैसे कि अब होता है ना कि कोई भी सामान होता है, जैसे आप बुक होगा, आपकी कॉपी होगी, आप उसके ऊपर क्या चढ़ाते हो, कवर। क्यों चढ़ाते हो कवर, ताकि उसके ऊपर पानी वानी गिरे तो वही सोख ले, बुक को कोई हानि ना हो। ऐसा ही होता है ना, बुक को कोई दिक्कत, डैमेज ना हो, यही होता है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर भी काम होता है, सेल मेम्ब्रेन का भी। ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे आप आए बाहर से, सबसे पहले आप किससे मिले, सेल मेम्ब्रेन से, मतलब सेल की मेम्ब्रेन जो है। ठीक है ना। और ये भी इसमें पोर्स होती हैं। ठीक है ना, पोर्स होती हैं। अभी मैं एक चीज़ को इसमें बता देता आपको, पोर्स होती हैं मतलब छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे कि अंदर की कुछ चीज़ें बाहर जा पाएँ, बाहर की कुछ चीज़ें अंदर आ पाएँ। जब आपने देखा होगा कि ज़्यादा देर अगर आप पानी में हाथ डुबो करके रखते हो ना, तो आपके फिंगर्स के ऊपर ना रिंकल्स टाइप के, लाइनिंग सी आ जाती है। वो क्यों आती है जानते हो, क्योंकि अंदर का जो वाटर था ना वो बाहर निकल गया, इसलिए ये जो सेल है वहाँ का वो सिकुड़ गया। जब सिकुड़ता है तो सिकुड़ा हुआ दिखता है ना, तो इसी वजह से वो चीज़ होती है। ठीक है, तो पहला क्या था, सेल मेम्ब्रेन था। जब आप आए बाहर से तो आपको सबसे पहले क्या दिखा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं और सारे एनिमल्स आते हैं, एंड प्लांट्स, इन्हीं दो में हम सेल को हम पढ़ते हैं ना। तो एनिमल्स में और प्लांट्स में, दोनों में आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और अंदर आइएगा, है ना, अब थोड़ा और अंदर आइएगा तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा, देखो अब जैसे आप, ये सेल था ना, आप आए, एनिमल सेल में एक और वर्ड आता है, सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल आपको ना इसमें नहीं मिलेगा, एनिमल सेल्स में नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलेगा। ठीक है, सेल वॉल किस लिए होता है, ताकि जो उसके अंदर की चीज़ें हैं ना, या पूरे जो कई सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, तो पूरे पेड़ को, पौधों को बाहर के जो क्लाइमेट है ना उससे बचा करके रखना। देखो फॉर एग्जांपल, मान लो कि सर्दी आ गई, तो आप क्या करोगे, कपड़े पहन लोगे, स्वेटर डाल लोगे। लेकिन पेड़ पौधों के पास तो ऐसा कोई स्वेटर वेटर बनाने वाला तो है नहीं उनके पास। तो भगवान ने उनको पहले से ही दे रखा है कि बाहर के एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के टेम्परेचर में कोई भी चेंज आए, प्रेशर में कोई भी चेंज आए,
ह्यूमिडिटी में कोई भी चेंज आए, राइट, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता में कोई चेंज आए, तापमान में आए, दाब में आए, इन सब में कोई भी बदलाव अगर आए तो इसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे कि हम लोगों का क्या है, हम लोगों के ऊपर तो ये हम लोग कंबल ओढ़ लेंगे, ठंड लगी, बरसात होगी तो छतरी ले लेंगे, रेनकोट पहन लेंगे, या जैसे डॉग सब हैं उनको ठंड रहती है तो उनको भगवान ने बाल ज़्यादा दे रखे हैं तो सुरक्षित हैं, वो लोग सेफ़ हैं। बट पेड़ पौधों के पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो भगवान ने क्या किया, उनको सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट सेल्स को क्या दिया इन लोगों ने, सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल अगर आपसे पूछा जाए किस केस में आता है तो सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट के केस में आता है सेल वॉल। ठीक है, अभी जो हम देख रहे थे ना, अभी बार्क और कॉर्क का देखे, वो भी एक क्या था, पौधा, पेड़ था ना, तो उसमें भी सेल वॉल मौजूद होगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे देखो, प्याज खाए हो ना, प्याज खाए होगे तो जब आप प्याज काटते हो ना, एक बहुत पतली सी परत निकलती है उसमें, बिल्कुल वाइट सा परत आपको दिखेगा, बहुत परत। उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा गया ना, उसको जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, इस प्रकार का। अब देखो, ये बिल्कुल ईंट के तरीका, ये किसी एक छोटे से पोर्शन का उन्होंने फ़ोटो लेकर के भेजा है। देखो बिल्कुल ऐसा नहीं है ईंट ईंट से रखा हुआ, इसीलिए मैंने सेल को क्या कहा कि ईंट है वो एक्चुअली में। कई सारे ईंटों को, यानी कि कई सारे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके यहाँ पे मिला है, तो इतना बड़ा पोर्शन ये बन गया। तो कई सारे सेल बने तो वो क्या बन गया, टिश्यू। तो उसी प्रकार से अब देखो, ये सेल दिखा, सेल में आप कोई भी एक को ले लो, जैसे मान लो हम इसको ले लेते हैं, है ना। इसमें देखो बाहर जो ये ब्लैक वाली जो आपको लाइनिंग दिख रही है, क्या सेल मेम्ब्रेन्स है ना। आप बाहर से इसमें अगर आना चाहोगे तो सबसे पहले आपको मेम्ब्रेन दिखेगा ना, तो वो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। ठीक है, प्लांट, अनियन किस में, प्लांट में आता है ना, तो उसमें सेल वॉल भी मौजूद होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, करेक्ट। तो चलें नेक्स्ट पे चलें अब। ओके, अब देखो, अभी तक हमने सेल के अंदर किस किस चीज़ का स्टडी किया। हमने देखा कि उनके अंदर पाया जाता है, सॉरी, ठीक है। अब ये देखो, ह्यूमन चीक सेल, मतलब चीक मतलब क्या होता है, गाल होता है ना। गाल के जो मुंह के अंदर जो गाल वाला का अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना, वहाँ पे थोड़ा खुरच करके वो वहाँ से पपड़ी निकाली गई चमड़े की, और उसको जब यहाँ देखा गया माइक्रोस्कोप पे तो कुछ इस प्रकार का दिखा। यहाँ भी देखो आपको ब्लैक लाइनिंग दिख रही है ना, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन्स है। चूँकि ये एनिमल है, मतलब हम लोगों के मुँह से लिया गया, इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होगा। अनियन में था ना सेल वॉल मौजूद, क्योंकि अनियन क्या है, प्लांट के उसमें आता है ना, उसमें सेल वॉल मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन इस वाले में सेल वॉल मौजूद नहीं होगा। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर आप अंदर आते हो इसमें, देखो पहले क्या मिला आपको, मेम्ब्रेन मिला ना, उसके बाद अगर प्लांट में जाओगे तो सेल वॉल मिलेगा। अंदर आओगे ना तो ये देखो आपको ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे खाली खाली नीला नीला दिख रहा है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। बच्चों एक वर्ड है इसमें साइटो, जैसे कि यूनी का मतलब एक, मल्टी का मतलब बहुत, स्यूडो का मतलब फॉल्स, वैसे ही साइंस में साइटो का मतलब होता है सेल। और अभी मैंने आपको प्लाज्मा वर्ड से भी मैंने आपको रूबरू करवाया था ना, प्लाज्मा से, कि ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा को मैंने क्या बताया था, वो बस फ्लो करते हैं। जैसे चाय पत्ती में चाय होती है और उसके अंदर मौजूद जो चाय पत्ती होती है वो सेल्स होती हैं, बाकी जो होती है वो चाय होती हैं। वैसे ही ब्लड में ब्लड सेल्स होती है और ब्लड की प्लाज्मा होती है। तो प्लाज्मा होती है वो बस एक लिक्विड है जो बहती रहती है और किसको बहा कर ले जाती है, सेल्स को। उसी प्रकार से ये साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म यानी कि साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स लिक्विड फ्लूइड। साइटो मीन्स सेल के अंदर मौजूद एक फ्लूइड। अब देखो इसको आप कैसे इमेजिन करोगे, मान लो कि आप गए वो बलून आपने खरीद लिया मेले में, ठीक है ना, अपने मेले में, और आपने अगर बचपन में खेला होगा तो इसके अंदर कई लोग ना ऐसे छोटे छोटे बॉल्स डाल देते हैं ताकि बच्चे जब इसको ना यूँ ऐसे हिलाएं ना तो वो एक आवाज़ साउंड आए तो बच्चा खुश हो जाए। अगर इसके अंदर कुछ नहीं भरा हुआ है तो ये जो होंगे, जो अंदर में जो ये कंकड़ डाले हुए हैं, ये क्या होंगे, बैलून के सरफेस से क्या होंगे, टकराएंगे।
और चांस ये भी हो सकता है कि इसको फाड़ दे, है ना, डैमेज कर दे। या और क्या चांस हो सकते हैं कि ये जो कण है, एक जो पार्टिकल्स हैं जो अंदर में हैं, कंकड़ पत्थर, वो एक दूसरे से भी टकरा करके टूट जाएं। लेकिन अब यहाँ पे आप सोचो कि अगर मैं बलून के अंदर पानी डाल दूँ और उसमें जो कंकड़ डालूँ, फ्लोटिंग वाले डालूँ, तब उसमें क्या होगा, अगर आप हिलाओगे ना, चूँकि अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, जो खाली जगह थी वो भर चुकी है, अब ये लोग इतना ईजिली मूव नहीं कर पाएंगे जितना पहले मूव कर रहे थे, है ना, इतना ईजिली मूव ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ है कि ये जो सेल है, आप इसको एक देखो बलून के टाइप में है, बाहर से आए अब तो मेम्ब्रेन, बलून में जो बाहर वाला जो बलून वाला पोर्शन है ना बाहर का रबड़ का, उसको अब मेम्ब्रेन समझो, उसके अंदर आपने पानी भर दिया है, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, कई सारी चीज़ें हैं, देखते हैं अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर मौजूद वो लिक्विड, ठीक है ना, बस इतना अभी आपको जानना है, सेल के अंदर मौजूद वो लिक्विड। इट इज़ दी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस मैं समझाऊंगा। वेरियस अदर ऑर्गेनल्स यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है वही जो मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी जो मैंने आपको बताया कि जो बलून है उसके अंदर जो हमने क्या कंकड़ पत्थर डाल दिया ना, तो सेल के अंदर में भी कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब इस सेल के अंदर कुछ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, वो चूँकि एक दूसरे से नहीं टकरा जाए इसीलिए साइटोप्लाज्म को भगवान जी ने बनाया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैंने पानी का एग्जांपल दे करके कि इसके अंदर पानी रहेगा, फ्लूइड, ठीक है ना, जिससे कि ये तैरें उसमें, सिर्फ टकराएं एक दूसरे से नहीं, और वो जो खाली स्पेस था, खाली जगह था, वो भर जाए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म है। अब देखो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन होता है। क्या होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ द सेल। पूरा जो सेल का जो काम है ना बॉडी में, वो सारा न्यूक्लियस ही संभालता है, न्यूक्लियस ही देखता है उस चीज़ को, ठीक है। कौन देखता है, न्यूक्लियस ही देखता है, ओके, न्यूक्लियस ही देखेगा। न्यूक्लियस कैसे देखेगा, अब हम उस चीज़ के ऊपर चलेंगे, ठीक है। देखो एक सेल का क्या था, सेल मेम्ब्रेन था। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये ब्लैक वाली लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है बाहर, वही ये जो न्यूक्लियस है, ये वाला, इसके भी बाहर आपको एक ब्लैक वाली लाइन, ब्लैक लाइन दिखती है। तो इस जैसे ये सेल के बाहर लाइन थी तो इसको हमने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस के बाहर है तो न्यूक्लियस को बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बाहर है। और न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन क्या करेगा, जैसे कि जो सेल मेम्ब्रेन था वो बाहर एटमॉस्फेयर को और अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा था, डिफ्रेंशिएट कर रहा था ना, अलग अलग कर रहा था। जैसे कि बैलून में, बलून का जो रबड़ वाला पोर्शन है वो बैलून के अंदर मौजूद पानी को और बाहर की हवा को क्या कर रहा है, बीच में से वो एक दीवार बना हुआ है ना, वो उन दोनों को अलग कर रहा है। उसी प्रकार से तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो ये जो साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर जो मौजूद जो मैटर्स पदार्थ हैं, इन दोनों की ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग कर रहा है। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो जैसे कि सेल के अंदर अभी मैंने सेल पढ़ा है, सेल के अंदर क्या क्या था, साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर भी बेटा न्यूक्लियोलियस होता है, ठीक है ना, छोटी छोटी स्फेरिकल्स बॉडी होती हैं। इन न्यूक्लियोलियस के अंदर से पता है क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियस में क्या पाए जाएंगे, क्रोमोसोम्स, जीन्स। आपने ये पढ़ा होगा ना, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कोई भी एक जैसे कि उसके कैरेक्टर को डिसाइड करता है। जैसे कि मान लो किसी के कोई जैसे होता है ना, फादर हो गई, मदर हो गई, तो इनका ये तो डॉटर या जो सन होगा वो क्या कहते हैं, अरे ये तो बाप पे गया या ये अपनी माँ पे गई, ऐसा बोलते हैं। तो वो कैसे बोल लेते हैं, क्योंकि इनका जो क्रोमोसोम था वो इसमें आ गया। तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, कैरेक्टर, उसका गुण, उसके कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। कि मतलब लड़का हुआ है तो उसका हो सकता है नाक जो होगा बाप की तरह होगा, मुँह, होंठ, कान वान कुछ भी मैच करेगा, सेम गुण वो चीज़ मिलती हैं। एक ये बात। दूसरी क्या कि जैसे लड़का हुआ है तो 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुँह, 2 कान, गर्दन, पसलियाँ, हड्डी, हाथ, जो मतलब पिता का उसका कैरेक्टर था शरीर का, वैसा ही यहाँ कैरेक्टर का मतलब बिहेवियर नहीं है बेटा। यहाँ कैरेक्टर का मतलब जैसे पिता दिखने में है वैसे बेटा भी दिखने में होगा, जैसे माता दिखने में है वैसे डॉटर भी दिखने में होगी, ठीक है ना, ओके। और ये फादर की तरह भी दिखने में हो सकती है, बट वहाँ पे सेक्स ऑर्गन में खाली अलग फ़र्क आएगा, ओके।
तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं, जीन, ठीक है ना, जीन मौजूद होते हैं। अभी आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है, आपको बस ऊपरी चीज़ों से जानना है। आप चूँकि 8th क्लास में जैसे जब 9th में जाओगे ना तो इन सब चीज़ों को और डीपली पढ़ोगे, 10th में तो और अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखा हुआ है, आप इन सब चीज़ों को जरूर पढ़ना। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। मैंने आपको बताया ना, कंट्रोल सेंटर, हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर कहाँ है, ब्रेन में है ना। तो ये न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर है। ब्रेन से सारी चीज़ें कंट्रोल होती है ना, आप हाथ उठाना चाह रहे हो, आप आँख पलक झपक रहे हो, खा रहे हो, बोल रहे हो, सब चीज़ ब्रेन से होता है। ब्रेन ऑफ हो गया तब तो आप भी ऑफ हो जाओगे, ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर, तो सेल का कंट्रोल सेंटर कौन है, न्यूक्लियस है। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। देखो एक बड़ा ही अच्छा वर्ड आया है यहाँ पे, क्या, प्रोटोप्लाज्म। मैं आपको बताता हूँ, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मीन्स होता है ना, प्लाज्म का तो मतलब आपको पता है लिक्विड, प्रोटो का मतलब होता है कोई एक ऐसा जीव, है ना, और कुछ ऐसा बायोलॉजिकल चीज़, राइट। अब देखो इसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रोटोप्लाज्म 2 टाइप के होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियस प्लाज्म, राइट, ठीक है ना, हाँ ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म सही था। प्रोटोप्लाज्म जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। न्यूक्लियर के अंदर भी जो है ना, चूँकि अभी मैंने क्या बताया कि ये सेल था, सेल के अंदर कई सारे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो इनको आपस में ये टकराएं ना, ये सेफ रहें, तो अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, उसके अंदर फिर इसके अंदर भी ऑर्गेनल है। अभी मैंने बताया ना, क्रोमोसोम्स, जीन, हमारे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ये सब मौजूद है। अंदर भी तो ऑर्गन्स मौजूद है ना। तो इसके अंदर भी एक फ्लूइड टाइप का चीज़ पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर प्रोटोप्लाज्म में 1% की डिक्रीमेंट आती है, मतलब कि जितने सेल्स हैं उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म यानी कि उसके अंदर मौजूद जो लिक्विड है ना, यानी कि यहाँ पे मैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों की बात कर रहा हूँ, जब इसमें 1% की कमी आती है तब हम लोगों को क्या लग जाता है, प्यास लगता है ना, प्यास लग जाती है। हाँ बिल्कुल, यहीं से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, यहीं से रिलेटेड है। और जब 10% की डिक्रीमेंट हो जाएगी ना, तब आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाओगे, आप जिंदा नहीं रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप बिना पानी पिए 3 दिन तक ज़िंदा रह सकते हो और बिना खाना खाए आप 1 महीने तक ज़िंदा रह सकते हो। क्यों, क्योंकि पानी की जैसी कमी होगी ना, ये प्लाज्मा क्या होंगे, कम हो जाएगा ना यहाँ पर, और कम होगा तो फिर क्या दिक्कत होगी, जो मैंने बताया था, टकराएंगे। टकराना एक बहुत ही सिंपल सीधी, बहुत समझने में बहुत आसान सी चीज़ है, राइट। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो मैंने आपको क्या समझा दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस समझा दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझा दिया है उसके अंदर मौजूद, ठीक है। ओके, अब और कुछ बचा है, देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, एक यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो, ये एक इन्होंने एक फिगर दिया हुआ है एनिमल सेल का, और यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है प्लांट सेल का, ठीक है। इनका कंपैरिजन किया है कि देखो न्यूक्लियस यहाँ भी है, ये रहा न्यूक्लियस यहाँ भी है, साइटोप्लाज्म यहाँ भी है, यहाँ भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये रहा सेल मेम्ब्रेन, ये रहा सेल मेम्ब्रेन। इसमें एक एक्स्ट्रा में सेल वॉल पाया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या पाया गया, एक्स्ट्रा में सेल वॉल पाया गया है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने एक वर्ड शायद अभी मैंने आपको नहीं बताया, वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, जैसे कि मान लो ये देखो, ये एक सेल है ना,
सेल के अंदर ये जो येलो कलर का ये साइटोप्लाज्म है, आपको जो ये सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये ऑर्गेनल्स हैं, मतलब अंदर में वो बैलून के अंदर के कंकड़ पत्थर हैं जो इसमें फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। इसके अलावा जब ये सारे ऑर्गन्स इस द्रव्य में, इस लिक्विड में, इस साइटोप्लाज्म में आते हैं, फिर भी कुछ जगह बच जाती हैं। उन जगह को फिल कौन करता है? वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या करता है? उसमें क्या मौजूद होते हैं? कई टाइप के होते हैं वैक्यूल। वाटर वैक्यूल होते हैं, उसमें क्या होता है? वाटर स्टोर्ड रहता है। फूड वैक्यूल होता है, उसमें क्या होता है? जो हम लोग खाना पीना खाते हैं ना, वो स्टोर्ड रहता है। होता है ना, जब आप कहीं खाना पीना आप नहीं खा रहे हो तो इसमें स्टोर्ड रहेगा, फिर ये सप्लाई कर देगा, राइट। तो स्टोरेज के लिए होता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये जो वैक्यूल होगा ना, ये एनिमल्स में, यानी कि एनिमल्स में क्या है? ह्यूमन बींग्स, जानवर जितने भी हैं सारे, मैमल्स सब, ये छोटे आकार के, स्मॉल साइज़ के होते हैं। और जो प्लांट सेल में होते हैं ये वैक्यूल, ये देखो प्लांट सेल का वैक्यूल देखो बेटा कितना बड़ा है, वाइट वाला पोर्शन, और इसका देखो। प्लांट सेल में वैक्यूल ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, ठीक है ना, बहुत मात्रा में कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े साइज के होंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है। ओके, आपको एक मैं यहाँ पे टेबल दिखा रहा हूँ जो कि आप इसको फिल करना, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा चलिए मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल मेम्ब्रेन किन किन में होता है, तो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, बट एनिमल सेल में क्या होता है? नहीं होता है। न्यूक्लियस प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं? करेक्ट करते चलते हैं। न्यूक्लियस यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। साइटोप्लाज्म प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। प्लास्टिड प्लांट, अच्छा प्लास्टिड मैंने अभी नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं। वैक्यूल यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, ठीक है। आइए हम प्लास्टिड आपको बता देते हैं, प्लास्टिड्स क्या होते हैं। तो प्लास्टिड जो होता है ना, ये जो आपको प्लांट सेल में जो ग्रीन ग्रीन से डॉट डॉट से दिख रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट से दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। अब देखो आपने कई देखे होंगे कि हर एक पत्तों का जो प्लांट्स होते हैं उनके कलर अलग होते हैं। जो ग्रीन कलर होता है ना, वो इसी प्लास्टिड के प्लास्टिड की वजह से होता है, ठीक है ना। ग्रीन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। ग्रीन किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, ये क्या उसके कलर्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। एक होंगे हमारे एक होता है, ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट, एक होगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में पता है बच्चों क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट में फूड स्टोर्ड होकर के रहता है, वो भी प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। उसमें क्या होंगे? फूड होंगे, और वो कलरलेस होते हैं, ठीक है ना, कलरलेस होते हैं। ऐसे करके प्लास्टिड्स उसमें मौजूद होते हैं। ये ऑर्गेनल है, जैसे कि इसके अंदर के हम ऑर्गन्स पढ़ रहे थे ना, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, उसमें न्यूक्लियस। वैसे ही जब आप प्लांट सेल में आते हो तो सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर उसके बाद सेल ऑर्गेनल में एक आ जाता है प्लास्टिड, फिर उसके न्यूक्लियस, और ये और भी कई सारे इसके अंदर सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, और क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अंतर्प्रद्रव्यीय जालिका, गोल्जी बॉडीज़ हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हो गया। अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, बट आपको इस लेवल पे, इस स्तर पे, 8th क्लास पर इतना अभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक बार यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, मैं जो भी ये वीडियो देखेंगे, आप सभी से गुजारिश है कि आप ज़रूर ये करें, आप ज़रूर पूरा रीडिंग लगाएं, शुरू से लेकर के अंत तक इसकी रीडिंग ज़रूर लगाएं, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या जानते हैं। अगर कुछ इसमें कन्फ्यूजन आए तो आप ज़रूर मुझको बताइए, मैं आपको ज़रूर इस चीज़ को क्लियर करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इस क्लास को शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा वीडियोज़ को, ठीक है। मैं ऐसे ही और वीडियोज़ डालता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।